नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज अपन चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों में परिवर्तन या राजनीतिक सिद्धांत में पतन संबंधी वाद विवाद की। इसी में नव परंपरावादी विचारकों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। नव परंपरावादी विचारकों का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की या राजनीतिक सिद्धांतों की बात आप करेंगे तो ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले मैंने राजनीतिक सिद्धांतों का पतन करके एक वीडियो बनाया है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों के पतन में मैंने माइकल ऑक्सफोर्ड को पहले पतन को बताया, फिर माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, ये जो विचारक हैं, जो प्रमुख विचारक हैं, जो नव परंपरावादी विचारक हैं, और फिर से मूल्यों यानी परंपरागत सिद्धांतों को, मूल्यों को, नैतिकता को वापस राजनीति विज्ञान में स्थापित करना चाहते हैं, उन नव परंपरावादियों के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। ये छोटा वीडियो होगा वाला, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के बारे में पहले से चर्चा करते आ रहे हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि पतन संबंधी वाद विवाद क्या है, या इसी टॉपिक को अपन बोल सकते हैं तथ्य मूल्य प्रभेद, कि तथ्य और मूल्यों के बीच में क्या वाद विवाद चल रहा है। तो अपन पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें मूल्यों पर बल दिया गया था। और परंपरागत दृष्टिकोण अपन किसको मानते हैं? प्लेटो के समय से लेकर के 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तब तक का जो समय है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। इसमें क्या होता था? इसमें राज्य और सरकार का ही अध्ययन किया जाता था, जिससे जुड़े विचारक, प्रमुख विचारकों की अपन बात करें तो गार्डनर गेटिल जैसे विचारक हैं जो राज्य की बात करते हैं। सीले लिकोक जैसे विचारक सरकार के अध्ययन की बातें करते हैं। गिलक्राइस्ट जैसे विचारक राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को इम्पोर्टेंट मानते हैं राजनीति विज्ञान में। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। एक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास में यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट के कंप्लीट नोट्स और फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में बने हुए मिलेंगे, जिनकी कॉस्टिंग वगैरह या कोई उसका मैंने बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखी है, मिनिमल कॉस्ट रखी है। अगर आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी उनकी कॉस्टिंग होती है, जैसे अपडेट होती रहती है, नई यूनिट वाइज है या फिर एक साथ आप लेना चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग वहाँ पे दी हुई है जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे आपको। चलो आगे चलते हैं अपन। व्यवहारवाद, उसके बाद में 1950-60 में आप आधुनिक दृष्टिकोण बोल दीजिए, ये व्यवहारवाद आ गया, जिसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात कही। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़े हुए वो सारे विचारकों के नाम आ जाएंगे जो व्यवहारवाद में आप जानते हैं। जैसे व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है डेविड ईस्टन को, यानी डेविड ईस्टन जो है ये राजनीतिक सिद्धांतों के पतन से जुड़ा हुआ है। इसी में एक नाम आता है सिमोन लिप्सेट, पॉलिटिकल मैन सिमोन लिप्सेट। और आप बात करें तो अल्फ्रेड कोबा की बुक है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज करके। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन की बात करता है अल्फ्रेड कोबा। तो ये विचारक हैं जो तथ्यों के ऊपर बल देते हैं और राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। तो पतन की जो बात है ये व्यवहारवादी करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है, यानी मूल्यों की जरूरत नहीं रह गई है। फिर आते हैं नव परंपरावादी विचारक, जिनके बारे में डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। कंप्लीट नव परंपरावादियों को समझाया हुआ तरीके से लगभग 8 विचारकों के नाम है इसमें नव परंपरावादियों में, जिनमें प्रमुख हैं माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, हन्ना ओरेंट, मैटलैंड, बकल। ये प्रमुख विचारक हैं जो नव परंपरावादी धारा से जुड़े हुए हैं। यानी नव परंपरावादी वापस, जैसे दुनिया गोल होती है, घूम कर के आ जाते हैं और मूल्यों की बात करते हैं कि मूल्य आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है या मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसी बातें करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों की बात करता है, व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात करता है। नव परंपरावादी फिर से मूल्यों को ले आते हैं। और फिर आता है उत्तर व्यवहारवाद, इसका भी प्रणेता डेविड ईस्टन है। और उत्तर व्यवहारवाद है, इसमें मूल्य और तथ्य
दोनों की बातें की जाती हैं। उत्तर व्यवहारवाद मूल्य और तथ्य दोनों की बात करता है। तो इस तरीके से ये तथ्य मूल्य प्रभेद टॉपिक है, जिसको आप राजनीतिक सिद्धांत में परिवर्तन बोल सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में पतन संबंधी वाद विवाद बोल सकते हैं, या राजनीतिक सिद्धांतों में तथ्य मूल्य प्रभेद नाम दे सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, ये यही जो चीजें अपन ने डिस्कस की है ना, वो यहाँ पे बताई गई है। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य नैतिकता की बात करता है। व्यवहारवाद 1950-60 के दशक में आया, ये तथ्य वैज्ञानिकता की बात करता है। नव परंपरावादी आए, ये आलोचना करते हैं किसकी? व्यवहारवाद की, व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, यानी तथ्य केवल तथ्यों के ऊपर बल दिया जा रहा है, इसकी आलोचना करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य मूल्य दोनों में समन्वय की बात करते हैं। ठीक है, तो जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। परंपरागत सिद्धांत कब से कब तक है? प्लेटो से द्वितीय विश्व युद्ध तक के समय तक है। दूसरा जो अपन ने देखा व्यवहारवाद, व्यवहारवाद में परंपरागत सिद्धांतों के पतन की बात की गई। फिर परंपरागत का वापस पुनरुद्धार हुआ और इसे जुड़ने वाले विचारक नव परंपरावादी हैं। तथ्य मूल्य प्रभेद उत्तर व्यवहारवाद में दोनों को शामिल कर लिया गया। फिर डेविड ईस्टन मान लेता है अपनी गलती कि मुझसे गलती हुई 1945 में, जब मैंने केवल तथ्यों के ऊपर बल देने की बात कही और व्यवहारवाद लेकर के आया, लेकिन मैं गलत था। तो तथ्य मूल्य दोनों का समन्वय करने की बात कहता है। राजनीतिक सिद्धांत में परिवर्तन को इन निम्न 4 चरणों में समझ सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण, फिर व्यवहारवाद आया, फिर नव परंपरावाद और फिर उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य और नैतिकता पर बल देता है। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, सारी टर्मिनोलॉजी पहले की वीडियो में समझाई जा चुकी है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, कि पॉलिटिकल साइंस में टर्मिनोलॉजी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि ये अपने को समझ में आ जाए तो अपन किताब से ही ना पढ़ लें। तो आप शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, शब्दावलियों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर किताबों से पढ़िए, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपकी अप्रोच बन पाएगी। तो परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य नैतिकता पर बल देता है, समष्टिवादी है, ये उचित अनुचित की बात करता है, द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करता है। क्या होते हैं द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, अच्छे से 3-4 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका प्रभाव राजनीतिक शास्त्र में प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का था। फिर आता है व्यवहारवादी उपागम, ये तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देता है और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करता है। निम्न व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा करते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़े विचारक कौन कौन है, तो इनके नाम याद कर लीजिएगा। ये प्रमुख विचारक हैं, एक तो डेविड ईस्टन आ जाएगा, सिमोन लिपसेट आ जाएगा इसमें, और एक महत्वपूर्ण विचारक है अल्फ्रेड कोबा। ठीक है, तो ये काबा में लिखा हुआ आ जाता है, कोबा में लिखा हुआ आ जाता है, तो आप या कोबान भी लिखा हुआ आ जाता है कई बार। डेविड ईस्टन अपनी बुक द पॉलिटिकल सिस्टम में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करता है और उसके लिए तर्क देता है कि क्यों राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। वो ये बताने का प्रयास करता है। सबसे पहले वह ये कहता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों ने केवल मूल्यों का अध्ययन किया है, उन्होंने फैक्चुअल बातें नहीं की हैं, तथ्यात्मक बातें नहीं की हैं। तो मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता है। मूल्यों के साथ में राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता है। यदि वैज्ञानिक अध्ययन लाना है राजनीति विज्ञान में, राजनीति विज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाना है, तो इसमें तथ्यों को शामिल करना होगा, ऐसी बात कहता है डेविड ईस्टन। दूसरा तर्क देता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा करते हैं, यानी सार्वभौमिक निर्माण का प्रयास नहीं करते हैं, यानी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं देते हैं जो हर व्यवस्था में लागू हो जाए, और फिर इसी कारण से व्यवस्था सिद्धांत देता है अपना, और ये कहता है कि ये हर व्यवस्था में लागू है। अब अमेरिका में चले जाओ, चाहे अध्यक्षात्मक प्रणाली में चले जाओ, संस्थात्मक प्रणाली में चले जाओ, एकात्मक राज्यों में चले जाओ, संघात्मक राज्यों में चले जाओ, मेरा व्यवस्था सिद्धांत हर जगह पर लागू है। तो ये कहता है कि आज तक परंपरागत दृष्टिकोण के कारण, यानी मूल्यों पर बल देने के कारण, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं आया जो कि सार्वभौमिक सिद्धांत बन सके। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट है परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान इतिहासवादिता पर आधारित है। इतिहास यानी ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, इतिहास को आधार बना लेते हैं और उसी के आधार पर आगे की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। जब राजतंत्र था तो व्यवस्था अलग तरीके की थी, मांगे इतनी नहीं आती थी पर्यावरण से। आज लोकतंत्र है तो ज़्यादा मांगे आती हैं।
संचार का युग है तो सोशल मीडिया के बढ़ने के कारण मांगों का तुरंत सरकार को पता चलता है। वैश्वीकरण का युग होने के कारण हल्की सी घटना घटित होते ही दूसरे देश पूरे विश्व में फैल जाती है। तो कहने का मतलब कि आज तक जो परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान हैं, इन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल इतिहासवादिता के आधार पर ही किया है। ऐसा नहीं करना है और आगे अपने को तथ्यों के ऊपर ही बल देना है। ऐसी बात डेविड स्टर्न करता है। सिमोन लिपसेट लिखते हैं कि आज अमेरिकी समाज में सभी मूल्यों को प्राप्त कर लिया गया है। सिमोन लिपसेट की बुक है पॉलिटिकल मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा मैच करवाता है। तो डेविड स्टर्न ने तो द पॉलिटिकल सिस्टम में इसको समझने का प्रयास किया है, कि बताने का प्रयास किया है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का पतन कैसे हो गया है। सिमोन लिपसेट की बुक है पॉलिटिकल मैन। अल्फ्रेड काबा की बुक है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निम्न 2 कारण हैं। कौन कौन से? शक्तिशाली दृष्टिकोण के बढ़ते प्रभाव के कारण मूल्यों की उपेक्षा हुई है। कौन बता रहा है? अल्फ्रेड काबा, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और ये कारण बता रहा है कि क्यों राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। तो कहता है कि शक्तिशाली दृष्टिकोण के बढ़ते प्रभाव के कारण, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया है, शीत युद्ध का समय चल रहा है इस समय, और क्या शक्तिशाली दृष्टिकोण, यानी दुनिया 2 संघर्षों को देख चुकी है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा शीत युद्ध का समय चल रहा है इस समय, दुनिया में तनाव का वातावरण बना हुआ है, कभी भी युद्ध की घटनाएं घटित हो सकती हैं, दुनिया दहशत में जी रही है, आतंक में जी रही है, भय में जी रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सिमोन लिपसेट कहता है कि मूल्यों की उपेक्षा कर दी गई है, नैतिकताओं की उपेक्षा कर दी गई है, शक्ति को ही सर्वशाली मान लिया गया है। शक्तिशाली दृष्टिकोण, जहाँ मार्गेंथाउ कहता है कि शक्ति साध्य है और शक्ति साधन है, जब मार्गेंथाउ सब कुछ शक्ति को ही मान लेता है। यथार्थवादी जैसे सिद्धांत आ रहे हैं इस समय, तो सिमोन लिपसेट कहता है कि इस कारण से मूल्यों की अपेक्षा हो गई है और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। तो पहला कारण शक्तिशाली दृष्टिकोण को, शक्ति के सिद्धांत को मानता है सिमोन लिपसेट। दूसरा, लोकतंत्र ने व्यक्ति को एक साथ अनेक मूल्य प्रदान कर दिए हैं। लोकतंत्र ने इतनी स्वतंत्रताएं दे दी हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आपका आंदोलन करने की स्वतंत्रता। राजतंत्रों में कहाँ होता था ये सारी चीज़ें? लोकतंत्र आने के बाद में व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता, समानता प्राप्त हुई है। तो लोकतंत्र ने व्यक्ति को एक साथ अनेक मूल्य दे दिए हैं। जहाँ पे उदारवादी केवल स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, समाजवादी केवल समानता की बात कर रहे थे, और उसमें भी उदारवादी, जो प्रारंभिक उदारवादी थे, वो स्वतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता, कानूनी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे केवल, लेकिन समाजवादियों ने आर्थिक समानता की बात की। तो अनेक मूल्य प्रदान कर दिए, जिसके कारण व्यक्ति निष्क्रिय हो गया, इसलिए वह नए मूल्यों की खोज नहीं कर पा रहा है। यानी उसे जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ों से प्राप्त हो चुकी है। भाई राजतंत्र जब चल रहा था, या फ्रांस में क्रांति हुई, वहाँ पे ब्रिटेन में क्रांति हुई, या अमेरिका में क्रांतियाँ हुई हैं, तो वो क्या मांग रहे थे? वो ऐसे मूल्यों की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी बातें कर रहे थे। अब वो प्राप्त हो चुकी है, तो इनके पास में कोई मुद्दे ही नहीं है कि हम क्या बात करें, क्या मांगे, कौन से मूल्यों की मांग करें। इस कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा मैं, नारीवादी विचारक, नारीवादी सिद्धांत की जननी कहा जाता है मैरी वॉलस्टोनोक्राफ्ट को। मैरी वॉलस्टोनोक्राफ्ट, या यूँ कहो कि जो पहली लहर आई नारीवादियों के आंदोलन की, इस पहली लहर में आप पाएंगे कि ये राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे कि हमें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी कर सकें, ऐसी मांगे कर रही थी। और जब 1920 में न्यूजीलैंड, 1893 में न्यूजीलैंड ने, अमेरिका ने, स्विट्जरलैंड ने, इन्होंने जब मत देने का अधिकार दे दिया इनको, तो आप पाएंगे कि बहुत सालों तक, कब फ्रांसीसी क्रांति होती है, कब ये राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करती हैं, और उसके बाद में आंदोलन ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि इनके पास में कोई नई बातें नहीं थी, नई मांगे नहीं थी करने के लिए। और फिर बेटी फ्रीडन आती हैं, जिन्हें नारीवादी
सिद्धांत की नारीवादी सिद्धांत में पुनर्जागरण की जननी माना जाता है बेटी फ्रीडन को। ठीक है, जो फिर नए मूल्यों की बात करती हैं, नए सिद्धांतों की बात करती है, 1950 के लगभग आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि जो मूल्य चाहिए थे वो मूल्य प्राप्त हो चुके थे, तो अब इनके पास में कोई नई चीज़ें थी ही नहीं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया, ऐसा मानना है सिमोन अल्फ्रेड कोबा का। ठीक, अब नव परंपरावादी आ गए। पहले पॉइंट में अपन देखा परंपरागत सिद्धांतों के बारे में, देखा क्लासिकल सिद्धांत के बारे में। फिर अपन देखा कि बिहेवियरलिज्म आ गया, जो कि इस क्लासिक सिद्धांत के पतन की बात करता है, डिक्लाइन की बात करता है। अब अपन बात करते हैं नव परंपरावादी। तीसरे पॉइंट में नव परंपरावादियों के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांतों में पतन की अवधारणा पार्ट 1 के नाम से। पार्ट 1 या पार्ट 2 आप देख लीजिएगा, नाम यही है और उसमें नाम दिए हुए हैं, जो थंबनेल बना हुआ उस पर, उसके ऊपर माइकल ऑक्सफोर्ड के इनके नाम दिए हुए हैं, तो आप देख लेना आराम से। अब नव परंपरावादियों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना सा बात करेंगे अपन कि ये वापस मूल्य लाने की बात करते हैं राजनीति विज्ञान में। लियो स्ट्रॉस कहता है कि व्यवहारवाद गटर पर विजय प्राप्त करने के समान था, गंदगी पर विजय प्राप्त करने के समान था, और अंततः यही हुआ कि इनको उत्तर व्यवहारवाद लाना पड़ा, डेविड डिस्टन को अपनी गलती माननी पड़ी, ऐसी बात कहता है लियो स्ट्रॉस। यानी ये लोग मूल्यों पर बल देते हैं, ये मूल्य नैतिकता पर बल देकर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं, पुनरुद्धार करना चाहते हैं। रॉबर्ट डेहल इन्हें परा अनुभववादी कहता है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। और परा के लिए वर्ड आएगा ट्रांस, ठीक है, ट्रांस ट्रेडिशनल क्लासिकल ऐसा कुछ बोलता है ये। विचारक कौन कौन है, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक वोएगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, डांटे जर्मिनो, बंटवादे जुनेल, सिबली, बकल, मैटलैंड, हन्ना ओरेंट। हन्ना ओरेंट का नाम भी आप लिख लीजिएगा। तो ये नव परंपरावादी विचारक हैं जो वापस मूल्यों की तरफ लौट जाने की बात करते हैं। अब आता है उत्तर व्यवहारवाद। सबसे पहले स्टार्ट किया था अपन ने, जो चरण देखे तो 4 चरण थे, परंपरावाद, व्यवहारवाद, नव परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद। अब उत्तर व्यवहारवाद आता है, डेविड डिस्टन अब बूढ़ा हो चुका है, 1945 में उसमें बड़ा जोश था, तो बातें करता है कि नहीं, तथ्य इंपॉर्टेंट है, मूल्य की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसको पता चलता है कि अब पोते बेटे तभी सेवा करेंगे जब उनको नैतिकता सिखाई जाएगी, उनको मूल्यों का ज्ञान दिया जाएगा। और ये अपनी गलती को मान लेता है और तथ्य मूल्य में समन्वय कर राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी वाद विवाद को समाप्त कर देता है। जो विवाद स्टार्ट हुआ है, जो विवाद व्यवहारवादियों ने शुरू किया मूल्यों को छोड़ करके, या नव परंपरावादियों ने केवल मूल्यों को अपनाने की बातें कही, तथ्यों को बेकार बताया, वहीं डेविड डिस्टन ने दोनों के समन्वय करने की बात कही और इस विवाद को, इस झगड़े को समाप्त कर दिया। ये उत्तर व्यवहारवाद है। आगे की वीडियो में अपन व्यवस्था सिद्धांत को समझेंगे जो डेविड डिस्टन ने दिया, और डेविड डिस्टन मानता है कि व्यवस्था सिद्धांत हर व्यवस्था में लागू है, हर व्यवस्था में से लागू किया जा सकता है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।